फ्रेंड्स सेक्शन ए कवर करने के बाद अब बारी है सेक्शन बी की, जिसमें पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन 21, जो कि कह रहा है इफ वेक्टर r इज इक्वल टू दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ वेक्टर r क्रॉस j कैप एंड वेक्टर r क्रॉस k कैप माइनस 12। बीच में डॉट प्रोडक्ट है और इसका क्रॉस प्रोडक्ट है। तो पहले हम वेक्टर r डॉट j कैप का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। तो उसका रूल क्या होता है, अगर i कैप क्रॉस j कैप है तो k कैप हो जाएगा, j कैप क्रॉस j कैप 0 और k कैप क्रॉस j कैप क्या हो जाएगा माइनस ऑफ i। तो यहाँ से हमारी वैल्यू इसकी आ गई। सिमिलरली हम वेक्टर r क्रॉस k कैप भी निकालेंगे और इसकी वैल्यू हमारी आ रही माइनस 2i कैप माइनस 3j कैप। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालते समय हम क्या करेंगे, जो कांस्टेंट है उनको मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि यहाँ पे वैल्यू है 6 और यहाँ पे 2 i की, तो 6 इंटू 2 12 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे देखिए j का कोई भी नहीं है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 0j कैप और यहाँ पे j है लेकिन माइनस ऑफ 3 है, तो माइनस 3 इंटू 0 0 हो जाएगा। k कैप का यहाँ पे है 3 और यहाँ पे 0 k कैप है, तो इसीलिए k कैप की भी कोफिशिएंट जो है वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 12 आ गया प्लस 0 माइनस 12, यानी कि 0 आंसर आ रहा है इसका। तो क्वेश्चन 22 है हमारा अगला क्वेश्चन, जिसमें है इफ द एंगल बिटवीन द लाइंस दिस एंड दिस इज पाई बाई 4। दो लाइंस है, उनके बीच का एंगल है पाई बाई 4। तो हमें रिलेशन डिराइव करना है अल्फा और बीटा। तो हमें पता है कॉस ऑफ थीटा क्या होता है हमारा, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 अपॉन अंडर रूट के अंदर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर इंटू b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर। ये a1 b1 और ये सब a2 b2 ये सब क्या है, हमारे डायरेक्शन रेशियोज है। यहाँ पे ये a1 है, ये a2 और ये a3, इसी तरह ये है b1 b2 और b3। तो हमारा थीटा क्या है पाई बाई 4। तो रिलेशन हमारे पास आ रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा इज इक्वल टू 25। तो अब आइए देखते हैं क्वेश्चन 23 क्या कह रहा है। इफ fx इज इक्वल टू a tan x माइनस cot x वेयर a इज ग्रेटर देन 0 फाइंड वेदर fx इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन इन इट्स डोमेन। तो सबसे पहले तो अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग निकालना है तो f डैश x निकालना पड़ता है। f डैश x क्या हो जाएगा, a हमारा कांस्टेंट है, tan x का sec स्क्वायर x और cot x का माइनस ऑफ cosec स्क्वायर x, और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखिए पहले से ही बताया कि a ग्रेटर दैन 0 है, यानी a पॉजिटिव है हमारा। sec स्क्वायर है तो वो भी पॉजिटिव ही होगा और cosec का भी स्क्वायर है तो वो भी हमारा पॉजिटिव ही होगा, यानी ओवरऑल हमारा पॉजिटिव आ रहा है, ग्रेटर दैन 0 आ रहा है, इसका मतलब इंक्रीजिंग होगा। यानी कि हम लिख सकते हैं यहाँ पे fx इज इंक्रीजिंग in its domain। तो अब अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 24। इवेलुएट 3 sin इनवर्स 1 by रूट 2 प्लस 2 cos इनवर्स रूट 3 by 2 प्लस cos इनवर्स ऑफ 0। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे 1 by रूट 2 है, तो 3 पाई बाई 4 इसको लिख सकते हैं, क्योंकि sin पाई बाई 4 हमारा 1 by रूट 2 होता है और sin और sin इनवर्स इग्नोर हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे 2 cos इनवर्स रूट 3 by 2 है। रूट 3 by 2 में cos की वैल्यू क्या होती है, cos पाई बाई 6 यानी 30 डिग्रीज। तो यहाँ पे पाई बाई 6 लिख सकते हैं डायरेक्ट, और cos इनवर्स 0 का मतलब पाई बाई 2। अब इन सब का आप एलसीएम लेके करिए, ये तो 3 हो जाएगा, 3 पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 2, एलसीएम लेके हम इसका आंसर निकाल सकते हैं यहाँ पे, और आंसर हमारा फाइनल आ रहा है 19 पाई बाई 12। तो हमारा क्वेश्चन 24 का फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ fx इज इक्वल टू sin इनवर्स x वेयर x बिलोंग्स टू -1 by रूट 2 से लेके 1 by रूट 2 तक, और वो भी क्लोज इंटरवल है। ऑल्सो राइट द रेंज ऑफ fx। तो सबसे पहले तो इसका ग्राफ बना लेते हैं। -1 by रूट 2 से लेके 1 by रूट 2 तक, यानी कि 45 डिग्रीज होता है। sin 45 डिग्री हमारा क्या होता है, ये sin पाई बाई 4 क्या होता है 1 by रूट 2। तो ये माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4 तक जाएगा, और यही इसकी रेंज भी हो जाएगी। डोमेन ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में गिवन है -1 by रूट 2 से 1 by रूट 2 तक। तो ये इसका आंसर है हमारा, इसमें डायग्राम बनाना था। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 25, और यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया है, और पहला पार्ट है इसका इफ
y is equal to x to the power 1 by x, then find dy by dx at x is equal to 1। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देख रहे हैं आप x की पावर 1 बाय x है, इसको आसानी से हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। सबसे पहले इसको हमें नीचे लाना पड़ेगा, और कोई भी पावर नीचे लानी होती है तो हम log लगाते हैं दोनों साइड। तो log ऑफ y क्या हो जाएगा, 1 अपॉन x log ऑफ x। क्लियर? आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं यहाँ पे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ द साइड्स। तो 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स को रहने दिया log x का 1 बाई एक्स, फिर log x को रहने देंगे 1 अपॉन एक्स का माइनस ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर, और ऐसे करते करते हम डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेंगे। और यहाँ पे हम देख रहे हैं y हमारा टर्म आ गया है, तो y को दूसरे साइड भेज देंगे और y की वैल्यू लिख देंगे जो कि क्वेश्चन में गिवन है। क्या है वो, x टू द पावर 1 बाई एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स निकाल लिया हमने, x इज इक्वल टू 1 पे वैल्यू बतानी है हमें, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 रख देंगे, तो 1 की पावर 1 बाय 1, और यहाँ पे 1 की पावर 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 स्क्वायर log ऑफ 1। log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ से हमारा आंसर इसका क्या आ जाएगा, 1 के बराबर, क्योंकि ये 1 है, 1 माइनस 0 यानी कि 1 हो जाएगा। तो अब इसका आइए जल्दी से सेकेंड पार्ट भी देख लेते हैं, 25th का सेकेंड पार्ट यानी कि बी पार्ट। इफ x इज इक्वल टू a sin ऑफ 2t and y is equal to a cos 2t plus log of tan t, then find dy by dx। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे t है दोनों जगह, तो एक बार dx अपॉन dt निकालेंगे और एक बार dy by dt। फिर हम dy by dx कैसे निकालेंगे, इन दोनों को डिवाइड करके, यानी dy by dt अपॉन dx by dt। तो यहाँ से हमारा dy by dx आ जाएगा, और यही हमने यहाँ पे किया भी है ऑलरेडी। इसको आप देख लीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या IQ क्लास की वेबसाइट पे भी आपको ये सोल्यूशन मिल जाएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं सेक्शन सी की तरफ, और जिसका क्वेश्चन नंबर 26 हमारा पहला क्वेश्चन है सेक्शन सी का, और उसका फर्स्ट पार्ट है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू 2y 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहला स्टेप हमारा, इसको हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं। डी बाई डी एक्स क्योंकि है तो इसलिए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई स्क्वायर, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, वाई स्क्वायर बाहर आया, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस एक्स बाहर रहेगा, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर, और यहाँ पे एज इट इज कॉपी कर देंगे। इसको निकालते निकालते हमारी एक इक्वेशन आ जाएगी जिसमें हमें p और q की वैल्यू मिल जाएगी। p क्या होता है, जो y का कोफिशिएंट होता है, यानी y के साथ जो भी होता है वो p होता है, और इधर इक्वल टू के दूसरे साइड जो हमारा टर्म होता है वो q होता है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए e टू द पावर p dx करते हैं, तो हमारे यहाँ से रूट ओवर x आ रहा है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब जनरल सॉल्यूशन की इक्वेशन होती है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। तो वैल्यूज आप सारी लिख दीजिए और उसके बाद इसको आसानी से आप इंटीग्रेट कर लीजिए। तो अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 का सेकंड पार्ट। सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, x इंटू ई टू द पावर y बाई एक्स माइनस वाई प्लस x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं y बाई एक्स है, तो ये कुछ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का लग रहा है टाइप। तो देखिए इसको कैसे करना है। सबसे पहले हम x इंटू डी वाई बाई डी एक्स एक तरफ ले आएंगे और बाकी के टर्म को RHS में भेज देंगे, और फिर इस x से, क्योंकि हमें dy बाई डी एक्स के बगल में कुछ चाहिए नहीं, इसलिए इस x को हटाने के लिए पूरी इक्वेशन को दोनों साइड x से डिवाइड कर देंगे। तो अब देखिए ये y बाई एक्स का फॉर्म आ रहा है, यानी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का। और होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में हम क्या करते हैं, y इज इक्वल टू वी एक्स सेट कर लेते हैं, यानी कि dy बाई डी एक्स जहाँ पे है वहाँ पे हम v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स पुट कर देंगे। अब ये पुट करने के बाद v वाले टर्म्स एक तरफ, x वाले टर्म्स एक तरफ, इंटीग्रेट कर लीजिए, और फिर फाइनल जो आंसर आ जाए वहाँ पे v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए y बाई एक्स से, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आइए आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। इवेल्युएट करना है हमें, और लिमिट्स दी हुई है 1 से लेके 3 तक, और इसको इवेल्युएट करना है। तो यहाँ पे हमारी कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, f(x) dx अगर a से b तक है तो उसको हम a से b तक ही f ऑफ a प्लस b माइनस एक्स dx भी लिख सकते हैं, और इससे हमारी इंटीग्रल की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो यही हमने क्या किया यहाँ पे, i इज इक्वल टू, ये जो हमारा ऑलरेडी दिया है क्वेश्चन में, इसको लिख दिया i के बराबर, और ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। अब देखिए जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे a प्लस b माइनस एक्स, यानी कि
1 + 3 यानी 4, 4 माइनस एक्स लिख दिया। नीचे भी लिखेंगे, जहाँ पे x है वहाँ 4 माइनस एक्स, यहाँ पे देखिए 4 माइनस एक्स लिख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर आ जाएगा √x और नीचे फिर से डिनोमिनेटर वैसे ही कुछ आ जाएगा जैसे ऑलरेडी हमारे पास क्वेश्चन इक्वेशन 1 में था। तो ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई, ये 1 है, दोनों को ऐड कर देंगे तो 2i विल बी इक्वल टू 1 आ जाएगा, यानी इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx फ्रॉम 1 से लेके 3 तक। तो इसको x लिख सकते हैं, 1 dx का मतलब कांस्टेंट टर्म है तो x हो जाएगा इसका। तो 2i बराबर हो जाएगा x और यहाँ लिमिट्स पुट करेंगे तो 2 आ जाएगा इस साइड भी, यानी i की वैल्यू हमारी 1 आ गई। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। इवेलुएट करना है dx अपॉन √4x² माइनस x log of x होल स्क्वायर फ्रॉम 1 to e। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, x² यहाँ पे भी है, x² यहाँ पे भी है, बल्कि ये तो log of x है, उसके बगल में जो टर्म है वो वाला x² और ये दोनों को बाहर कॉमन निकालेंगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं dx अपॉन x √4 की जगह अगर हम 2 का स्क्वायर लिख दें तो कोई दिक्कत, माइनस log ऑफ x का स्क्वायर और लिमिट्स रहेंगी 1 से लेके e तक। अब यहाँ पे हम log ऑफ x को t के बराबर मान लेंगे। log x अगर t हो जाएगा तो 1 अपॉन x dx dt हो जाएगा। अब देखिए क्योंकि लिमिट्स भी तो चेंज करनी पड़ेगी, x t से गया है, x को हमने t कर दिया है किसी तरह, यानी log x को t कर दिया है तो लिमिट्स भी चेंज हो जाएंगी क्योंकि ये x की लिमिट्स है। तो अब देखिए एक बार हम 1 रखेंगे तो log 1 0 हो जाएगा, यानी नीचे वाली लिमिट 0 आएगी, dt अपॉन √2² माइनस t²। और एक बार जब e रखेंगे तो log e की वैल्यू हमारी 0 आएगी, सॉरी 1 आएगी, यानी 0 से 1 तक चलेगा। dt अपॉन √a² माइनस x² वाला ये फॉर्मूला लग रहा है, यानी कि साइन इनवर्स x/a। तो उसी तरह हमने यहाँ पे सॉल्व किया है। आप इसको साइन इनवर्स t/2 लिखेंगे, t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके और फिर लिमिट्स लगा के इसका आंसर चेक कर लीजिएगा। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। इसमें भी 2 पार्ट्स हैं हमारे और दोनों पार्ट 3-3 मार्क्स के हैं, दोनों में से ऑप्शन है, आप कोई भी कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे आपको दोनों समझाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन साइन ऑफ 3x dx। चलिए इसको देखते हैं कैसे करना है। तो हमने लिखा है यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन साइन ऑफ 3x की जगह 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, जो कि हमारा sin 3x का फॉर्मूला होता है वो अप्लाई कर दिया है यहाँ पे। और उसके बाद sin x को हम t से सब्स्टिट्यूट कर देंगे और डिफरेंशिएट करने पे cos ऑफ x dx क्या हो जाएगा, dt के बराबर। तो जहाँ जहाँ पे है हमारा sin x वहाँ पे हमने t लिख दिया और cos x dx जो ऊपर न्यूमरेटर में उसकी जगह dt लिख दिया। तो ये तो हमारा हो गया सब्स्टिट्यूशन। पर अभी बात यहाँ पे खत्म नहीं हुई क्योंकि अभी हमें यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे कैसे करना है। सबसे पहले हमने यहाँ से t को कॉमन ले लिया और अंदर बचेगा 3 माइनस 4t²। तो अब ये कुछ पार्शियल फ्रैक्शन की तरह दिख रहा है हमें, तो अब यहाँ पे हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे a अपॉन t प्लस bt प्लस 3 अपॉन 3 माइनस 4t², यानी जो हमारा स्क्वायर वाला टर्म होता है उसको इसी तरह हम सब्स्टिट्यूट करते हैं ऊपर न्यूमरेटर में b इंटू टी प्लस सी, और जो केवल एक सिंगल टर्म है उसके लिए केवल एक वेरिएबल लिखते हैं। अब इसको सॉल्व करने के बाद सॉल्व कैसे करेंगे, 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन टी 3 माइनस 4t² आएगा इस साइड और इधर आ जाएगा a इंटू एलसीएम लेने के बाद 3 माइनस 4t² प्लस बी टी प्लस सी इंटू टी, और अपॉन डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, फिर से वही टर्म t इंटू 3 माइनस 4t²। ये वाला और ये वाला हमारा कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए हमने इसको यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है। अब यहाँ से हमारी a, b और c की वैल्यूज आ जाएंगी कोफिशिएंट्स को कंपेयर करने के बाद। तो a की वैल्यू 1/3 आ रही है, b की 4/3 और c की 0। उसके बाद 1/3 अपॉन t जो है वो तो आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा, हमारा 1/3 log ऑफ t हो जाएगा, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में केवल t है और ऊपर dt है तो वो log ऑफ t हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं 4/3 तो हमारा कॉमन है, वो बाहर ले लिया, और इंटीग्रेशन ऑफ t अपॉन 3 माइनस t² ये हमने ये लिखा है। और ये कैसे आया ये देखिए, 3 माइनस t² को अगर हम थोड़ी देर के लिए u मान लें, 3 माइनस 4t² है, बल्कि ये 4 हो जाएगा। तो 3 माइनस 4t² को हमने u मान लिया है
और डिफरेंशिएट करने पे क्या आ जाएगा, ये 3 तो कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा -8t dt इज इक्वल टू du, यानी t dt क्या आ जाएगा हमारा du अपॉन, वो भी माइनस का du अपॉन 8। तो हम इसको कॉमन लिख सकते हैं बाहर, माइनस का 1/8 और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा du अपॉन u। तो u का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो log ऑफ u हो जाएगा, यानी -1/8 log u। u की वैल्यू फिर से सब्स्टिट्यूट कर दी और बाहर जो 4/6 है वो एज इट इज रहेगा। अब उसको थोड़ा सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये फाइनल आंसर आ जाएगा, क्योंकि जहाँ जहाँ पे u था हमने उसको 3 - 4t² लिख दिया, और फिर जो t है वो भी हमारे आंसर में नहीं आ सकता क्योंकि t को हमने लेट किया है sin ऑफ x से, तो sin x भी हम लिख देंगे। उसके बाद ये हमारा फाइनल आंसर है। अब अगला हमारा क्वेश्चन 29 का सेकंड पार्ट, जो कि बी पार्ट है, इंटीग्रेशन ऑफ x² log ऑफ x² + 1 dx। तो यहाँ पे सिंपली हम बाय पार्ट्स का यूज करेंगे, और बाय पार्ट्स में आई लेट का प्रिंसिपल वर्क करता है। आई है इनवर्स के लिए, एल है लॉगरिथमिक, ए एल्जेब्राइक, टी है ट्रिग्नोमेट्रिक और ई है एक्सपोनेंशियल के लिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं एल्जेब्राइक का यूज है और लॉग का यूज है। तो लॉग वाला टर्म पहले आता है, इसलिए पहले उसको हम लिखेंगे। इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स टेकिंग log ऑफ x² + 1 एज फर्स्ट फंक्शन एंड x² एज सेकंड फंक्शन। तो उसके बाद क्या होता है, अगर इंटीग्रेशन ऑफ u v dv है तो बाय पार्ट से करने के लिए u इंटू v dx, बल्कि dv नहीं, यहाँ पे dx लिख दीजिए, माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ d बाय dx ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx, और इस पूरे का भी dx। तो उसी तरह से हमने यहाँ पे लिखा है log ऑफ x² + 1 इंटू x² का x³/3 हो गया, माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ d बाई dx ऑफ log ऑफ x² + 1, ये हो जाएगा 1/x² + 1, और फिर x² + 1 का क्या हो जाएगा 2x, और यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ x³ इंटीग्रेशन ऑफ x² जो है वो x³/3 लिख दिया। अब थोड़ा सिंप्लीफाई करने के बाद ये नीचे वाला टर्म ऐसे आ जाएगा कि -2/3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x⁴ dx अपॉन x² + 1। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ऊपर आप देख रहे हैं x⁴ है, +1 और -1 लिख लीजिए। तो -1 के साथ हमने ग्रुप कर लिया एक बार, और 1/x² + 1 कर लिया। इसका तो आसानी से हो जाएगा tan इनवर्स x, क्योंकि फॉर्मूला होता है। और ये जो हमारे पास लिखा है x⁴ - 1/x² + 1, यहाँ पे हम क्या करेंगे, a² - b² का फॉर्मूला लगाएंगे, तो ऊपर बचेगा x² + 1 इंटू x² - 1। अब नीचे आप देख रहे हैं x² + 1 है, तो ऊपर से x² + 1 वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है। हमने ये कहा है कि x⁴ - 1 की जगह x² + 1 इंटू x² - 1 लिखा, और नीचे x² + 1 लिख दिया, ये और ये कैंसिल हो गया, तो x² - 1 बचा। ये तो आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा। तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया है x³/3 log ऑफ x² + 1 माइनस 2/3 होल x³/3 - x प्लस tan इनवर्स x प्लस c। क्वेश्चन 30 जो है हमारा वो एलपीपी का क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें कंस्ट्रेंट्स दे रखे हैं और z एक फंक्शन दे रखा है जिसको कि हमें मिनिमाइज करना है, यानी ये कॉस्ट फंक्शन ही होगा आई गेस, तो उसी को क्योंकि मिनिमाइज करना रहता है। और कंस्ट्रेंट्स जो है उसके हिसाब से पहले हम ग्राफ प्लॉट कर लेंगे, उसके बाद फिजिबल रीजन देखेंगे हम इनइक्वालिटी के बेसिस पे। तो हमारे पास फिजिबल रीजन ये आ रहा है, और 3 पॉइंट्स है कॉर्नर पॉइंट ए बी और सी। ए है 40,160, बी है 20,80 और सी है 20,180। इन्हीं तीनों पॉइंट पे हम z की वैल्यू देखेंगे, और सबसे मिनिमम कहाँ पे आ रही है, सबसे मिनिमम z की वैल्यू आ रही है हमारी पॉइंट बी पे, जहाँ पे x की वैल्यू 20 है और y की वैल्यू 80 है, और मिनिमम वैल्यू भी पूछ लेते हैं, तो वो भी आप लिख दीजिएगा 42,000। अब अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 31, जो कि आपका प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, और यहाँ पे दोनों पार्ट्स ही प्रोबेबिलिटी के ही है। तो पहला पार्ट देखते हैं पहले। A pair of dice thrown simultaneously, if x denotes the absolute difference of number obtained on the pair of dice, then find the probability distribution of x। एब्सोल्यूट डिफरेंस का मतलब जो हमारी नेगेटिव वाली वैल्यू आएगी वो भी पॉजिटिव हो जाएगी। फिर क्या है, ऑब्टेन्ड ऑन अ पेयर ऑफ डाइस। तो हमारे पास 2 डाइस हैं, तो पॉसिबल आउटकम्स हमारे क्या हो सकते हैं, ये देख लीजिए पहले। सैंपल स्पेस जिसको कहते हैं, तो 1,1, 1,2 से लेके 1,6 तक, इसी तरह 2,1, 2,2, 2,3 से लेके 2,6 तक, और सिमिलरली जाएगा 6,1 से लेके 6,2 फिर 6,6 तक।
तो टोटल मेरे पास कितने केस हो गए, 36 केस हो गए, क्योंकि 6 केस ऊपर आ गए और टोटल 6 इधर भी जाएंगे नीचे तक, तो 6 क्रॉस 6 यानी कि 36 हो गए। तो x वैल्यूज क्या क्या ले सकता है, यानी कि डिफरेंस क्या आ सकता है मैक्सिमम, 1 माइनस 1 आ सकता है, 0 हो गया, 1 माइनस 2 है वो 1 हो गया, क्योंकि एब्सोल्यूट डिफरेंस है तो -1 का मॉड करेंगे तो 1 ही आएगा। इसी तरह 2, 3, 4 और 5, इससे ज़्यादा कुछ डिफरेंस हो नहीं सकता, 6 नहीं हो सकता, क्योंकि हाईएस्ट है 6 माइनस 6 जो कि 0 है, 6 माइनस 5 1 होगा, यानी कुल मिला के आपकी वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 और 5 ही तक आएगी, उसके ऊपर नहीं जाएगी। तो इन सब जगह हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। पी एक्स इज इक्वल टू 0, इसके कितने केसेस बनेंगे हमारे, 1, 1, क्योंकि 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5 एंड 6, 6, तो टोटल 6 केस हो गए और 36 आउटकम है पॉसिबल, तो प्रोबेबिलिटी आ गई 1/36। इसी तरह 1 कब कब आ सकता है, 6 माइनस 5, 5 माइनस 6, क्योंकि एब्सोल्यूट डिफरेंस है तो -1 भी 1 ही हो जाएगा। और इसी तरह हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 2, 2 माइनस 1, 3 माइनस 2, 2 माइनस 3, 4 माइनस 3, 3 माइनस 4, ऐसे करते करते 10 हमारे पास आ जाएंगे। तो आप देख लीजिएगा करके, 10 ऊपर आ गए और डिनोमिनेटर में 36 क्यों लिखा है, क्योंकि टोटल आउटकम है हमारे 36, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी 5/18 आ जाएगी। इसी तरह पी एक्स इज इक्वल टू 2 कब आएगा, 4 माइनस 2 आएगा, 6 माइनस 4 आएगा, ऐसे करते करते 6 केस इसमें भी आ जाएंगे। और फिर पी एक्स इज इक्वल टू 3 निकालेंगे, 4 और 5, 5 में हमारे पास दो ही केस बनेंगे, क्योंकि 6 माइनस 1 होगा और 5 और 1 माइनस 6 होगा, वो भी एब्सोल्यूट डिफरेंस में, उसकी भी वैल्यू 5 आ जाएगी, ये तो 5 होगी और ये भी 5 हो जाएगी। तो दो केस है, इसलिए 2/36 लिखा, यानी 1/18। तो ये हमारा था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट 1 का। अब देखते हैं सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है। There are two coins, one of them is biased coin such that P head is to P tail is 1:3 and the other coin is a fair coin. Biased और fair का मतलब क्या है, biased coin मतलब ऐसा coin जिसमें हम कुछ चालाकी कर सकते हैं, यानी fair उसमें नहीं आएगा डिसीजन, और fair coin का मतलब कि head और tail की possibility बराबर है। क्या होगी fair coin में, 1/2 ही हो सकती है, क्योंकि दो possible outcome है, या तो एक बार head आएगा तो 1/2, या एक बार tail आएगा तो 1/2 उसका भी। लेकिन यहाँ पे जो biased coin है उसका अलग है रूल, क्योंकि P head is to P tail 1:3। तो आप ही बताइए P head की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/4 नहीं हो जाएगी, क्योंकि टोटल 1 + 3 करेंगे डिनोमिनेटर में। इसी तरह टेल के लिए क्या हो जाएगी, ये हेड के लिए है बायस्ड कॉइन में। और इसी तरह टेल के लिए क्या हो जाएगी, 3 दे रखा है टेल के लिए और टोटल है 4, तो 3/4 हो जाएगी। आगे क्या लिखा है, a coin is selected at random and tossed once. If the coin showed head, then find the probability that it is a biased coin. तो यहाँ पे हमारा बेस थ्योरम लग रहा है, जिसमें सबसे नीचे डिनोमिनेटर में टोटल प्रोबेबिलिटी होती है और ऊपर वही टर्म होता है जिसका हमें निकालना होता है। तो चलिए देखते हैं ये कैसे करना है। हमने इवेंट E1 मान लिया बायस्ड कॉइन के लिए, E2 मान लिया अनबायस्ड या फिर फेयर कॉइन के लिए। अब E1 और E2 की प्रोबेबिलिटी तो एक ही रहेगी, बराबर रहेगी 1/2, क्योंकि इसकी हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी क्या है, दो केस है टोटल, तो 1/2 इंडिविजुअली होगी दोनों की। तो A हमने मान लिया एक इवेंट जो कि बता रहा है हेड टर्न्स अप, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कहा है कि हेड आ रहा है, तो A हमने मान लिया हेड टर्न्स अप। तो PA/E1 क्या होगा, यानी कि बायस्ड कॉइन से हेड कब आ सकता है, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है 1/4, और फेयर कॉइन से A/E2 है उसका 1/2, क्योंकि फेयर कॉइन में तो यही रहती है प्रोबेबिलिटी। अब हमें लेकिन बताना है कि हेड आया है, लेकिन वो आया है हमारा इवेंट E1 से, यानी कि बायस्ड कॉइन से। तो E1 को ऊपर रखेंगे, फॉर्मूला ये होता है, आप नोट कर लीजिएगा और इसको याद भी कर लीजिए। तो PE इंटू PA/E1 अपॉन PE1 इंटू PA/E1 प्लस PE2 इंटू PA/E2। तो जो जो वैल्यूज हमें ऊपर हमने निकाली वो सब वैल्यूज पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ रहा है 1/3।